गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पाठ 8 अंधेर नगरी नाटक पढ़ेंगे। इस पाठ के जो लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। इनका जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी को वाराणसी में हुआ। इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता कहा जाता है। इनके जो प्रमुख प्रसिद्ध नाटक है भारत दुर्दशा, हिंसा हिंसा न भवति, अंधेर नगरी। इनका जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी को वाराणसी में हुआ। ये अंधेर नगरी जो नाटक है, इसका जो पहला दृश्य है, इसमें क्या बताया गया बच्चों, हम देखते हैं। शहर के बाहर सड़क पर मनहत जी और दो चेले बातें कर रहे हैं। यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। मनहत जी भिक्षा के लिए गोवर्धन दास को पश्चिम की ओर और नारायण दास को पूर्व की ओर भेजते हैं। पहले दृश्य में हम देखते हैं कि शहर के बाहर सड़क पर मनहत जी और उसके दो चेले बातें कर रहे हैं। यह नगर तो बड़ा दूर से बड़ा सुंदर दिखाई देता है। भिक्षा भी सुंदर मिले तो आनंद हो। ऐसा सोचते हैं वो लोग कि भिक्षा भी अगर सुंदर मिले तो बड़ा आनंद मिल जाए। मनहत जी भिक्षा के लिए गोवर्धन को पश्चिम की ओर, नारायण को पूर्व की ओर भेजते हैं। दूसरा दृश्य, इस नाटक के दूसरे दृश्य को हम देखते हैं। बाजार में मनहत जी का चेला गोवर्धन दास आता है। गोवर्धन दास बनिए से, कुजरीन से, हलवाई से भाव पूछता है और बाजार की तरफ मनहत जी का जो चेला है गोवर्धन दास वो आता है और बनिए से, कुजरीन से और हलवाई से भाव पूछता है। और जब भाव पूछता है तो जवाब मिलता है टके से। और बनिए से, कुजरीन से और हलवाई से, सभी से भाव पूछता है तो सभी का एक जवाब रहता है टके सेर। यह सुनकर वह खुश हो जाता है और हलवाई से 3.5 सेर मिठाई ले लेता है और सभी का भाव समान है। यह सुनकर वह बहुत ही खुश और आनंदित हो जाता है और हलवाई से मिठाई ले लेता है। तीसरा दृश्य, मनहत जी गोवर्धन दास से कहते हैं गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। और तीसरे दृश्य में बच्चों हम देखते हैं कि गोवर्धन दास उनके गुरु के पास जाता है तो गुरु उनसे कहते हैं गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास गुरु से कहता है 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ली है। और गोवर्धन दास अपने गुरु से कहता है कि 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ली है। मनहत जी बच्चा, यह कौन सी नगरी है? और मनहत जी अपने चेले गोवर्धन दास को बोलते हैं बच्चा यह कौन सी नगरी है? गोवर्धन दास अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। और जब उनके गुरु उनसे पूछते हैं कि बच्चा ये कौन सी नगरी है, तो बताते हैं अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी और टके सेर खाजा। मनहत जी कहते हैं ऐसी नगरी में रहना सही नहीं है। जब उनके शिष्य के द्वारा बताया जाता है कि इस नगरी का नाम अंधेर नगरी है, चौपट राजा, टके सेर भाजी और टके सेर खाजा, तो मनहत जी बोलते हैं कि इस नगर में रहना हमारे लिए सही नहीं है। लेकिन गोवर्धन दास इसी शहर में रहना चाहता है और जाने से मना कर देता है। चौथा दृश्य, इस दृश्य में राज्यसभा में राजा, मंत्री और सभी नौकर यथावत स्थान पर बैठे हुए हैं। तभी फरियादी का प्रवेश होता है और वह राजा से कहता है
महाराज कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई और महाराज न्याय हो। और मंत्री, राजा, नौकर सभी राजभवन में, राज्य सभा में बैठे हुए हैं और तभी फरियादी का प्रवेश होता है और वह राजा से कहता है, महाराज कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी और सो मेरी बकरी नीचे दब गई। महाराज से वह न्याय की अपेक्षा करता है। राजा कहते हैं कि कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। नौकर बनिए को पकड़ लाता है। बनिया कहता है, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं। और जब राजा कल्लू बनिया को पकड़ने के आदेश देते हैं तो कल्लू बनिया कहता है कि महाराज मेरा कोई दोष नहीं है। बनिया कारीगर पर दोष लगाता है, कारीगर चूने वाले पर, चूने वाला भिश्ती पर, भिश्ती कसाई पर, कसाई गडरिया पर, गडरिया कोतवाल पर और अंत में कोतवाल पर इल्ज़ाम लगता है कि उसी के कारण फरियादी की बकरी पर दीवार गिरी थी। और अंत में क्या होता है कि कोतवाल पर इल्ज़ाम लगता है कि उसी के कारण फरियादी की बकरी पर दीवार गिरी थी। पांचवा दृश्य में देखेंगे हम क्या है। गोवर्धन दास जंगल में बैठा मिठाई खा रहा है। और पांचवा दृश्य में बताया गया है कि गोवर्धन दास जो मनहत जी का चेला है वह जंगल में बैठा है और मिठाई खा रहा है। उसी समय 4 सिपाही चारों ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। गोवर्धन दास पूछता है, अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो। सिपाही कहता है, आप बड़े मोटे हैं इसलिए फांसी लगेगी। और गोवर्धन दास जब जंगल में बैठा है मिठाई खा रहा है तो उसी समय 4 सिपाही चारों ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। गोवर्धन दास पूछता है, अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो मुझे पकड़ते हो। सिपाही कहते हैं, आप बड़े मोटे हैं इसलिए आपको फांसी लगेगी। गोवर्धन दास कहता है, मोटे होने से फांसी, यह कहाँ का न्याय है और बात क्या है। और फिर गोवर्धन दास बोलता है कि असलियत में बात है क्या, बात क्या है। सिपाही कहता है, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। और सिपाही गोवर्धन दास को बताता है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को उसे ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। इस प्रकार हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़ कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होना जरूरी है, नहीं तो सच्चा न्याय न होगा। और जब फांसी के लिए उसे लाया गया कोतवाल को, तो फंदा क्या निकला, बड़ा निकला। और कोतवाल साहब तो क्या है, दुबले हैं। इस प्रकार हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होना जरूरी है, नहीं तो सच्चा न्याय कैसे होगा। इसलिए क्या करे, सिपाहियों ने गोवर्धन को पकड़ लिया और उसको फांसी देने के लिए लेकर आ गए। छठा दृश्य में हम देखते हैं गोवर्धन दास को फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। छठे दृश्य में क्या है, गोवर्धन दास को फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। गोवर्धन दास सोचता है, मैंने गुरुजी का कहना न माना उसी का फल है। और अब गोवर्धन दास को सिपाही पकड़ लेते हैं फांसी पर चढ़ाने के लिए। तो गोवर्धन दास सोचता है कि मैंने गुरुजी का कहना नहीं माना, उसी का फल मुझे आज मिल रहा है। वह गुरुजी को पुकारता है और गुरुजी वहाँ आ जाते हैं, क्योंकि गुरुजी ने उससे कहा था कि कुछ भी परेशानी हो तो मुझे पुकारना, मुझे याद करना, तो मैं तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित हो जाऊंगा। और गुरुजी वहाँ आ जाते हैं उसकी, गोवर्धन की सहायता करने। गोवर्धन दास गुरुजी से कहता है, दीवार के नीचे बकरी दब गई जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। और जब गुरु वहाँ पर आते हैं तो गोवर्धन को इस अवस्था में देखते हैं तो पूछते हैं, क्या बात है, क्या हुआ। तो गोवर्धन बताता है कि दीवार के नीचे बकरी दब गई और
इसके कारण मुझे फांसी दी जा रही। गुरुजी कहते हैं नारायण, और उसको सांत्वना देते हैं और कहते हैं नारायण सब ठीक करेंगे, और उसको ना आशा जताकर सांत्वना देकर बोलते हैं कि भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। और गुरुजी सिपाहियों से कहते हैं, फिर गुरुजी सिपाहियों से कहते हैं कि मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। गुरुजी गोवर्धन के कान में कुछ कहते हैं, और गुरुजी क्या करते हैं, सिपाहियों से कहते हैं कि अब उसको फांसी दी जा रही है, उसके अंतिम क्षणों में मुझे एक उपदेश उसे देने दो। फिर सिपाही पीछे हट जाते हैं और गुरुजी गोवर्धन के कान में कुछ कहते हैं। फिर गुरु और चेला दोनों फांसी पर चढ़ना चाहते हैं। जब गुरुजी उसके कान में कुछ कहते हैं, उसके बाद क्या था, गुरु और चेला दोनों ही फांसी पर चढ़ना चाहते हैं, बोलते हैं कि हम दोनों फांसी चढ़ेंगे। यह देखकर सिपाही यह क्या गोलमाल है, और जब देखते हैं कि गुरु और चेला दोनों ही जिद कर रहे हैं फांसी पर चढ़ने की, तो सिपाही बोलते हैं कि यह क्या गोलमाल है। तब गुरुजी कहते हैं इस समय ऐसी शुभ घड़ी है कि जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। फिर सिपाही, मंत्री और कोतवाल कहते हैं कि हम लटकेंगे। तभी राजा कहता है चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी कौन स्वर्ग जा सकता है, हमको फांसी पर चढ़ाओ जल्दी जल्दी। और क्या होता है, गुरुजी कहते हैं कि ये समय ऐसी शुभ घड़ी है कि जो भी मरेगा सीधे स्वर्ग जाएगा। फिर क्या था, फिर सिपाही, मंत्री, कोतवाल सब कहने लगते हैं कि हम लटकेंगे फांसी पर, हम लटकेंगे। तभी राजा कहता है चुप रहो, और उनको मंत्री, सिपाही सभी को चुप करवा कर राजा कहता है कि सभी चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। राजा के जीते जी कौन स्वर्ग जा सकता है, हमको फांसी दो। राजा सिपाहियों को बोलते कि मुझे फांसी दो जल्दी जल्दी, और जल्दी से फांसी दो, कहीं ये शुभ घड़ी ना निकल जाए। और सिपाही राजा को फांसी पर चढ़ा देते हैं और राजा को फांसी हो जाती है। तो बच्चों, आपको जो ये अंधेर नगरी नाटक है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पाठ का जो मूल्य है वह है अनुभव, समझ, लालच बुरी बला, यथा राजा तथा प्रजा। अनुभव और समझ। नाटक में यही बताया गया है कि जो उनका गुरु था मनहत जी, उनको जब पता पड़ा इस नगर का नाम, इस नगर के बारे में गोवर्धन ने जब उनको बताया उनके चेले ने, तो वो समझ गए कि इस नगर में न्याय और अन्याय और अच्छाई और बुराई की समझ नहीं है, यहाँ उन दोनों में अंतर नहीं किया जा सकता। तो वह अपने अनुभव द्वारा समझ गए कि इस नगर में रहना हमारे लिए एक क्षण के लिए भी, एक मिनट के लिए भी ठीक नहीं है। तो यही सीखे कि हम अपने अनुभव से और समझ से सही निर्णय लें। लालच बुरी बला, और हमें किसी भी क्षण लालच नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार गोवर्धन ने लालच किया, इस नाटक में गोवर्धन पात्र है जो, उसने लालच किया और वह मुसीबत में फंस गया। यथा राजा तथा प्रजा, और जैसा राजा होगा, जिस देश का जैसा राजा होगा वैसी ही उस देश की प्रजा होगी। तो जैसा राजा वैसी प्रजा। बच्चों, आपके जो सिलेबस है उससे चैप्टर 6 और चैप्टर 7 स्किप कर दिया गया है। तो आप चैप्टर 6 और 7 नहीं पढ़कर चैप्टर 8 पढ़ेंगे। चैप्टर 6 और 7 नहीं पढ़कर चैप्टर 8 को पढ़ेंगे। चैप्टर 6 है डर की दवा, और चैप्टर 7 है अरुणिमा सिन्हा। तो आप ये दोनों चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, चैप्टर 6 और 7 नहीं पढ़ेंगे, ये स्किप हो गया है, आप इसको नहीं पढ़िए। धन्यवाद।